हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम टाइम। दोस्तों आज हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे एमपीपीएससी मेंस जो पेपर 1 है उसकी जो इकाई है 2। उसमें आपका प्रागैतिहासिक एवं आग्य ऐतिहासिक मध्य प्रदेश के बारे में दिया है, जिसके बारे में हमें यहाँ पे देखना है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत आपको हम ये बताएंगे कि आपको किस प्रकार से आपके पास में जैसे कोई भी कंटेंट है तो आप किस प्रकार से उसमें से शॉर्ट नोट्स अपने बना सकते हो। सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले आपको उस टॉपिक को 2 बार पहले पढ़ना है। ठीक है, जैसे हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था 2 बार आपको पढ़ना है। तीसरे बार में आपको क्या करना है, कुछ जो चीज़ें रहती हैं वो हाईलाइट करना रहता है। चौथी बार में आप आपका नोट्स बना सकते हो। ठीक है, तो इस हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अभी हमारे एग्ज़ाम में किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जैसे 2 मार्कर आएंगे, 7 मार्कर आएंगे और 10 मार्कर आएंगे। तो हमें जो नोट्स बनाना है वो 7 मार्कर के अकॉर्डिंग बनाना है, जिससे हमारा 2 मार्कर का भी काम हो जाए और हमारा 10 मार्कर का भी काम हो जाए। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा जो फैक्चुअल डाटा है वो ज़्यादा लिखना पड़ता है। अब देखिए मैंने यहाँ क्या करे हैं, निर्माण ये इसके जितने भी पेज हैं वो मैंने यहाँ पे सारे स्कैन कर लिए। इसी में से आपको बताऊंगा कैसे पढ़ना है और कैसे नोट्स बनाना है। जैसे हम आ जाते हैं प्रागैतिहासिक और आग्य ऐतिहासिक मध्य प्रदेश। सबसे पहले आप यहाँ देखिए, ये जो डेफिनेशन लिखी है ये हमारे काम की है। तो आप जो चीज़ आपको याद है वो चाहे तो आप नोट्स में नहीं भी लिख सकते हो। जैसे आप देखो यहाँ पे कि भाई ये जो पहली लाइन है ये देखोगे आप कि जिस काल में मानव घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया गया है तो उसे बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। और जहाँ पर जो उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं, मतलब लेखन कला का तो प्रचलन था पर जो लेख हमें मिले हैं वो पढ़े नहीं जा सके हैं तो उसको बोलते हैं आग्य ऐतिहासिक काल। और जहाँ से मानव विकास के उस काल को ऐतिहासिक या इतिहास कहा जाता है, जहाँ से लिखित रूप में हमें जो उपलब्ध साक्ष्य हैं वो मिल गए हैं और वो पढ़े भी जा चुके हैं। तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ चुकी है कि भाई प्रागैतिहासिक काल वो है कि जहाँ पे लेखन जो कला है वो प्रचलित नहीं थी या लिखित विवरण हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। और जहाँ पे लिखित विवरण तो प्राप्त हुए हैं पर उन लेख को पढ़ा नहीं गया, तो वो आगे ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल क्या हो गया कि लिखित रूप में हमें उपलब्ध है और वो पढ़े भी जा चुके हैं। तो ये हो गया हमारा इतिहास। ये तो नॉर्मल था। ये डेफिनेशन तो वैसे भी आपको याद रहेंगे, तो आप चाहें तो इनको नोट्स में ना भी लिखो। अब हम आ जाते हैं डायरेक्ट ये फिलो चार्ट। तो आप जब अपना सिनॉप्सिस बनाओ तो आपको ये फिलो चार्ट जरूर बनाना है, क्योंकि यहाँ से आपको सारी चीज़ें एकदम से क्लियर हो जाती है कि पूरा पाषाण क्या है, काल क्या है, मध्य पाषाण काल क्या है, नवपाषाण काल क्या है। और जो पूरा पाषाण के फिर यहाँ पे 3 जो पार्ट बांटे गए हैं इस प्रकार से, और इसी फिलो चार्ट के अकॉर्डिंग आप चाहो तो नोट्स भी बना सकते हो। अब आपको सारे के जो काल है वो याद रखना है कि ये 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व था। अब इसी में 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व, और ये 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व, और ये 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व, और ये मध्य का पाषाण काल का भी याद रखना है और ये नवपाषाण का भी। अब आपको ऐसा का ऐसे जस्ट ऐसा का ऐसा आपको फ्लो चार्ट उतार लेना है। आप चाहो तो इसी में क्या कर सकते हो, जैसे कि मान लो यहाँ ये निम्न पूरा पाषाण काल है। अब इसी के नीचे 2 से 3 आप यहाँ पे फैक्ट लिख लो। मध्य पाषाण के नीचे भी 2 से 3 फैक्ट लिख लो इससे संबंधित, और ये जो मध्य पाषाण काल है इसके नीचे लिख लो, नव पाषाण काल के नीचे नहीं। तो ये आपका शॉर्ट सिनॉप्सिस बन गया। अब इसमें अब लिखना क्या है ये भी आपको मैं बताता हूँ ना। सबसे पहला पॉइंट तो हमारा ये हो गया कि सबसे पहले तो इनका समय ही लिखना है। अब देखिए यहाँ भी सब वही चीज़ें हैं, है ना, वही पत्थर गुफाएं शरण लेना वगैरह है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे आपको मेन चीज़ें बताऊँगा क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएगा 13-14 पेज को पढ़ाने में। तो देखिए यहाँ है कि मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक काल, और हमारे सिलेबस में भी यही जस्ट लिखा है कि मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक आग्य ऐतिहासिक काल के जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ कहाँ से मिले हैं। बस इसी प्रकार से आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हमें दिमाग में क्या रखना है कि मेरे एग्ज़ाम में 2 मार्कर, 7 मार्कर और 10 मार्कर आते हैं, और मुझे कितना कंटेंट वहाँ पे लिखना है। ठीक है, और किस किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। बस आप जब भी कोई भी कंटेंट पढ़ो तो आपके दिमाग में एक ही बात चलना चाहिए कि इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं और मुझे कितना लिखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्रागैतिहासिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध होने के कारण मध्य प्रदेश विभिन्न स्थलों के उत्खनन एवं खोजों में इस काल के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ से हमें कुछ भी हमारे काम की चीज़ें नहीं है। आप आ जाओ यहाँ कि प्रागैतिहासिक पूरा पूरा अवशेष जिसको बोलते हैं पाषाण युग। तो
तो इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ हुई है? तो देखिए जैसे यहाँ थोड़ा सा आप ये पढ़ने के लिए समझने के लिए चीज़ें होती है, हमें नोट क्या करना वो भी बताऊँगा कि मध्य प्रदेश के इतिहास का प्रारंभ पाषाण युग से माना जाता है। भाई भारत में जितने भी राज्य हैं उनका लगभग देखा जाए तो पाषाण काल से संबंधित उनका कुछ न कुछ स्थान या कुछ न कुछ इतिहास रहा है। तो मध्य प्रदेश का भी रहा है, पाषाण युग से माना जाता है। और ये क्या है कि विकास की अवस्थाओं को दृष्टि में रखते हुए विद्वानों ने पाषाण युग को 3 भागों में बांटा। अब वही चीज़ बार बार आ रही है तो हम एक ही बार लिखेंगे, सारी चीज़ बार बार नहीं लिखेंगे, रिपीटेशन नहीं चाहिए हमें। अब आ जाओ यहाँ पर। अब देखिए मैंने यहाँ पे पहले ही इसको फ्रेम कर दिया। तो ऐसे आपको क्या करना, पढ़ते जब आप पहली बार पढ़ो तब नहीं करना, जब सेकंड बार करो तभी आपको ऐसे क्या करते चलना है, फ्रेमिंग करते चलना है। ठीक है, ऐसे जैसे मैंने यहाँ क्या करा है कि समय लिखना है मुझे, पूरा पाषाण काल से कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले समय डालना है। उत्खनन किसने करा, उत्खनन से संबंधित कुछ नहीं है तो फिर उसको रहने देंगे, क्योंकि पूरा पाषाण काल का उत्खनन से संबंधित ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है। हाँ, साक्ष्य के जो स्थल है वो कहाँ कहाँ है मध्य प्रदेश में। देखो यही पूछा जाएगा कि भाई पूरा का पाषाण काल से संबंधित मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ स्थल है। उसके बाद में कुछ विशेष यानी क्या मिला है वहाँ से, भाई पत्थर के औजार मिले हैं, क्या मिला है, तो यहाँ सब आपको ये समझ में आ जाएगा। अब आपको इसी के अकॉर्डिंग, अब आपके दिमाग में क्या है, चीज़ें बन चुकी है, अब आपको इसी के अकॉर्डिंग सोचना है केवल। ठीक है, हम यहाँ से वही चीज़ें लेंगे। सबसे पहले तो आप पहली लाइन में ये समझा दो कि ये चीज़ क्या है ना, क्या है। जैसे कि ये पूरा पाषाण युग क्या है, तो बस यही है कि जैसे पाषाण से ही समझ में आ रहा होगा आपको कि पत्थरों से संबंधित कुछ चीज़ें। तो ऐसे क्या है करना है आपको, जो शब्द होते हैं उसी से डेफिनेशन बनाना है। तो उससे क्या रहता है, जैसे आप बार बार अब इतनी सारी डेफिनेशन आएगी, पूरे पेपर नंबर आपके 6 पेपर होंगे, तो जिसमें से 5 पेपर तक तो इतनी सारी डेफिनेशन हो जाएगी कि आप भूल जाओगे भाई डेफिनेशन किसकी क्या डेफिनेशन थी। तो आप क्या करो कि जैसे ये शब्द रहते हैं तो आप कोशिश ये करो कि शब्दों से ही आप डेफिनेशन बना लो। तो इससे क्या याद रहता है, क्योंकि आप मान लो इसकी डेफिनेशन भूल जाओगे पर आपको ये तो याद रहेगा कि पाषाण मतलब होता है पत्थर। ठीक है, तो आप सिंपल से ये लिख सकते हो कि भैया जिस काल में मनुष्य ने पत्थरों का प्रयोग करना प्रारंभ करा वो पाषाण युग है। मतलब ये है ना, यह पत्थर से औजार बनाना, यही देखो पूरा पाषाण काल में मध्य प्रदेश में जो दक्षिण भारत व उत्तर भारत के तत्कालीन हथियारों, औजारों तथा विभिन्न उद्योगों को संगम स्थल रहा है। ठीक है, ये लाइन हमारे यहाँ पे काम की नहीं है। अब हमारे काम के हैं हाईलाइट चीज़ें, क्या क्या औजार बने, बिना हत्थे वाले औजार बने। उसके बाद में यहाँ पे हत्थे वाले जिसको हस्त कुठार कहा गया, देखो यहाँ शब्द को आपको लिंक करना है कि भाई हत्थे वाले थे इसलिए हस्त कुठार ना, उसको बोलते हैं कुल्हाड़ी। उसके बाद में खुरचनी, और ये क्या है, मुष्टि कुठार। अब ये कहाँ लिखना है आपको, यहाँ ये विशेष में कि भाई यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ। अब ये स्थल हमें मध्य प्रदेश में ये स्थल कहाँ कहाँ है, जैसे मैंने बताया कि यहाँ साक्ष्य के स्थल कहाँ कहाँ है, नर्मदा घाटी, चंबल घाटी, बेतवा घाटी, सोनार घाटी, सोन घाटी। अब देखिए यहाँ पे अब क्या है, क्वेश्चन तो एक तो यही नॉर्मल पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश में पूरा पाषाण युग के जो स्थल है वो कहाँ कहाँ से मिले हैं, है ना, या इसका विवरण दो या फिर इसके बारे में चर्चा करो, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते। अब सिंपल ये इनसे भी 3 मार्कर बन सकता है, नर्मदा घाटी, चंबल घाटी, बेतवा घाटी, सोनार घाटी। तो इनको 3 मार्कर के अकॉर्डिंग हमें करना है। ठीक है, और यहाँ पे ये स्थल है, तो इतने सारे नहीं लिखना, इसमें से आप 2 से 3 या 4 स्थल यहाँ पे लिख लो एग्जाम्पल में। ठीक है, तो ये विशेष को आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हो कि भैया ये उदाहरण या फिर ये साक्ष्य है ना, ये साक्ष्य स्थल हो गए और ये साक्ष्य लिख दो। तो वो दोनों सेम वर्ड हो जाते, इसलिए मैंने क्या करा, इसको विशेष बना दिया पॉइंट। देखो जब हमें कुछ भी समझ में ना आए कि भाई इसका डायमेंशन कैसे बनाएंगे तो उसका विशेष बना दो। देखो मैंने क्या बताया नोट्स बनाने के लिए, सबसे पहले 2 बार आप पढ़ोगे। ठीक है, जब दूसरी बार आप पढ़ो तो इस प्रकार से फ्रेम कर लो। फिर हमें क्या पता होना चाहिए, तीसरी बार में देखो, तीसरी बार में आपको कुछ हाईलाइट करना है, फ्रेम कर लो, है ना। चौथी बार में आपके सिनॉप्सिस बनाओ। अब सिनॉप्सिस इसलिए कम बनाना है क्योंकि हमें लास्ट टाइम में रिवीजन करना है। आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए नोट्स बनाते वक्त या कोई भी कंटेंट पढ़ते वक्त, कितनी भी लेंथी बुक हो, कितना भी शॉर्ट नोट्स हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके दिमाग में तो बस वही चीज़ चलना चाहिए, फ्रेमिंग। ऐसे फ्रेमिंग में मेरे को लिखना है। और दूसरा क्या चलना चाहिए, मेरे एग्जाम में कैसे प्रश्न आते हैं, बस। तो ऐसी फ्रेमिंग आपके दिमाग में चलना चाहिए बस, है ना। और मेरे को बस इसमें से इतना ही चीज़ें चाहिए, मेरे को ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए। तो आप हमेशा सिलेक्टिव रहोगे, फिर तो आप भटकोगे नहीं, है ना। अब आ जाते हैं, अब देखिए निम्न पूरा पाषाण काल, है ना। अब इसका सबसे पहले क्या लिखना है, मैंने क्या बताया था, सबसे पहले इसका काल लिखना है कि भैया इसका जो समय है, काल लिख दो या समय, है ना। ये काल ठीक नहीं लग रहा, समय लिखो। तो ये समय लिख दो। उसके बाद में
यहाँ से आप एक डायमेंशन ये निकाल लो कि भाई यहाँ से उपकरण क्या क्या मिले हैं, इसके स्थल कहाँ कहाँ मिले हैं मध्य प्रदेश में, तो ऐसे यहाँ से 2 से 3 स्थल लिख लो। अब ये यहाँ पे अब आ जाते हैं चंबल घाटी। देखो ये चंबल घाटी का पूरा कोई 7 नंबर में तो पूछ नहीं लेंगे, पूछेंगे तो 3-3 नंबर के क्वेश्चन है ये सारे, यहाँ पे 3-3 नंबर के, और 7 नंबर में भी पूछ लें तो भी हमारे पास लिखने के लिए प्रॉपर कंटेंट मिल जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे बनाया है पॉइंट, ये है फ्रेमिंग। तो इनकी फ्रेमिंग कैसे करना है, देखो जैसे ये सभी के बताता हूँ मैं। जैसे ये यहाँ पे मैंने लिखा है, ये देखो सभी को सेम एक ही तराजू में तोल देना है। क्या लिखना है, विस्तार, खोज, साक्ष्य, विशेष, खत्म। कि इसका चंबल घाटी का विस्तार कहाँ कहाँ था, चंबल घाटी के खोजकर्ता कौन है, यहाँ पे क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, और यहाँ पे कुछ विशेष पॉइंट कुछ और हो। तो अब एग्जामिनर आपसे क्या जानना चाहता है, बस यही तो जानना चाहता है ना कि चंबल घाटी के बारे में हमको क्या पता है। तो अब आपको ये भी समझ में आ गया कि निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित स्थल हैं ये सारे के सारे, ये वाले, ठीक है। उसमें से कुछ आपके यहाँ पे प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाते हैं, जैसे गुप्तेश्वर कहाँ है, तो ग्वालियर में है ना, भीम बेटी का तो पता ही रहता है सबको। अब देखिए यहाँ से, अब देखो यहाँ इतना सारा कंटेंट है, सब घबरा जाएंगे कि भाई कि इसको कैसे क्या करें। तो आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए, ये, ठीक है, ये चलना चाहिए बस। अब यहाँ से आप उस हिसाब से निकाल लो। अब ये तो आपकी कला है कि आप यहाँ से कैसे निकाल सकते हो, कुछ कुछ चीज़ें मैं बता भी देता हूँ, मैं एक का बताऊँगा, बाकी आपको निकालना है यहाँ से। जैसे चंबल नदी भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है। अब महत्वपूर्ण नदी है वो तो बच्चा बच्चा जानता है, सबको पता है महत्वपूर्ण नदी है, जिसका अपवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तक है। हाँ, तो ये आपका विस्तार में आ जाएगा कि भाई मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ठीक है। और उसमें भी आपको स्पेशली मध्य प्रदेश बताना है तो वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 3 राज्यों में इसका विस्तार है, तो ये बता सकते हो आप विस्तार। अब राजस्थान में इस नदी एवं इसकी सहायक नदियों पर निम्न पूर्वापाषाण कालीन संस्कृति में से मध्यकालीन संस्कृति तक के अवशेष मिले हैं राजस्थान में, पर हमें तो मध्य प्रदेश से मतलब है। यहाँ देखो मध्य प्रदेश में चंबल नदी के अपवाह क्षेत्र है, चंबल और उसकी सहायक नदियाँ, ठीक है। चंबल और उसकी सहायक नदियों में ही मिलेंगे इसके अवशेष में। इस नदी द्वारा निर्मित बिहेड़ों एवं घाटियों से निम्न पूर्वापाषाण काल से लेकर तो उच्च पूर्वापाषाण काल तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और बी लाल द्वारा ग्वालियर क्षेत्र में पूर्वापाषाण कालीन औजारों की खोज की गई है। आप तो डायरेक्ट ये याद रखो कि चंबल घाटी के निचले क्षेत्र में खोज के दौरान एस के श्रीवास्तव को पूर्व और मध्य पूर्वापाषाण कालीन उपकरण मिले हैं। तो यहाँ से पूरा पाषाण काल के भी और मध्य पूर्वापाषाण काल के भी यहाँ पे मिले हैं। तो ये चंबल घाटी एग्जाम्पल में मध्य पूर्वापाषाण काल में भी आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में इस नदी घाटी में चतुर्थक काल से संबंधित जमाव प्राप्त हुए हैं, जिससे संबंधित सैंडी पेवली ग्रेवेल से मध्य पूर्वापाषाण संस्कृति के अवशेष, स्त्रीकृत ग्रेवेल के साथ मिट्टी एवं सिल्ट का जमाव, और ये मोहम्मदपुरा जिला गुना से प्राप्त हुए। तो देखो यहाँ मैंने क्या बोला कि आपको यहाँ से जो जो अच्छे अच्छे साक्ष्य लगे वो आपको साक्ष्य में लिखते चलना है। विस्तार तो बता ही दिया, खोज करता है यहाँ से आप देख लो, है ना, एस के श्रीवास्तव को लिख दो, और ये बी लाल है ना, ये भी वही है। उसके बाद में यहाँ पे आपको जो 3 से 4 कितने 3 से 4 यहाँ पे साक्ष्य आपको उठा लेना है यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद में कुछ विशेष कुछ अच्छा पॉइंट कुछ लगे तो वो आपको लिख लेना है। ये हो गया चंबल घाटी खत्म। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे बेतवा घाटी को भी करना है। क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है भैया कि इसका विस्तार कहाँ है, खोजकर्ता कौन है, साक्ष्य क्या मिले हैं, कुछ विशेष पॉइंट है, ठीक है। ऐसे ही आपको यहाँ पे चलना है। बाकी ये फिर बहुत सारी इसमें चीज़ें, ये इतनी सारी चीज़ें हमें याद भी नहीं रहेंगी एग्ज़ाम में, और हमें इतनी चीज़ों की आवश्यकता भी नहीं है, और एग्जामिनर आपसे वो जानना भी नहीं चाह रहा है इतनी चीज़ें। वो आपको बस नॉर्मल चीज़ें वो जानना चाह रहा है, मतलब यहाँ पे भी थोड़ा फैक्चुअल चलना है। अब उसके बाद में नर्मदा घाटी, हाँ ये नर्मदा घाटी थोड़ी फेमस है, तो हो सकता है इसका 7 नंबर में पूछा जा सकता है, तो इसको आप थोड़ा सा डिटेल कर लोगे। तो ये होता है सोचने समझने का तरीका कि क्या मेरे एग्ज़ाम में कितने नंबर में आ सकता है ना। बाकी ये 3 नंबर या 2 नंबर से ज़्यादा ये नहीं पूछे जाएंगे, और ज़्यादा भी पूछेंगे तो एक पेज में, क्योंकि नर्मदा घाटी पूछा जा सकता है, तो नर्मदा घाटी को आप अच्छे से करोगे। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है उसमें थोड़ा सा 1-2 फैक्ट या 2-4 फैक्ट आप ज़्यादा लिख सकते हो। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे सोन घाटी। तो इस प्रकार का आपको सोन घाटी कर लेना। देखिए अब यहाँ पे आ गई एक सोनार घाटी, देखो कितना कम चीज़ें यहाँ पे हैं। तो इसके बारे में सेम वही कि भाई इसका विस्तार कहाँ है, इसके खोजकर्ता कौन है, यहाँ से क्या साक्ष्य मिले हैं, और उसके बाद में अब देखो आपको यहाँ लगेगा कि यहाँ तो ज़्यादा कुछ इसमें साक्ष्य वगैरह नहीं दिए हैं, तो इसमें नहीं दिए हैं तो आप क्या कर सकते हो, गूगल कर सकते हो, ठीक है। ये भी आपको इसका भी सहारा लेना है कि आपको प्रॉपर कंटेंट तो कोई बना के नहीं देगा, तो आपको उसको बेस्ट बनाना है। तो ये अब आपने यहाँ देखा कि यहाँ तो बस सोनार घाटी,
सोन घाटी, नर्मदा घाटी और चंबल घाटी के बारे में दिया है, जबकि हमने एग्जाम्पल में तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ी थी, जैसे कि आप देखो आदमगढ़ हो गया है, भीमबेटका हो गया है, गुप्तेश्वर हो गया है ना, हिनोती सीधी हो गया है, भेड़ाघाट, जबलपुर। तो आपको जो विशेष चीज़ें हैं वही लिखना है, यही यही लिखना है आपको। निम्न पूरा पाषाण काल के जो संबंध है या स्थल है वो कहाँ से मिले, यहीं से मिले हैं, बस ऐसे ही आपको चलना है। अब आ जाते हैं हम कहाँ पर, मध्य पूरा पाषाण काल। अब देखिए मध्य पूरा पाषाण काल में भी भाई इसका जो काल है वो कहाँ कब तक से कब तक का है, यहाँ से क्या साक्ष्य मिले हैं, और कुछ यहाँ पे खोज करता है, खोज करता लिख दो, कुछ विशेष पॉइंट है वो लिख दो। सबसे पहले आप समझा दो कि मध्य पूरा पाषाण काल क्या है, ठीक है ये। और यहाँ से वो चीज़ें आपको देखो, ये मेहनत आपको करनी पड़ेगी कि यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें छांट लो। जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये स्थल बहुत सारे दिए गए हैं कि ओलविन ने पांडव झरना, बघेल नदी, कन्हारी मैदान और हिंतिया में 4 मध्य पूरा पाषाण कालीन स्थल खोजे गए हैं। तो ये आपको देखना है कि यहाँ से कुछ 1-2 पॉइंट उठा लो। अब आ जाओ आप उच्च पूरा पाषाण काल, सेम चीज़ें वही, विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, कोई खोज करता हो तो लिख दो, नहीं तो कोई बात नहीं, साक्ष्य लिख दो और कुछ विशेष पॉइंट लिख दो, 1-2 विशेष पॉइंट, खत्म। ऐसे सिनॉप्सिस बनाना है। अब आते हैं मध्य पाषाण युग, इसमें भी वही, इसका काल कब से कब तक रहा है ना, और इसके जो स्थल है वो कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए, साक्ष्य कौन कौन से हैं, और उसके बाद में आपका ये विशेष कुछ पॉइंट हो तो वो। बाकी यहाँ पे दी तो बहुत सारी चीज़ें रहती है, आप इसको बढ़िया से शांति से पढ़ो, समझो, जानो। तो आपको केवल फ्रेमिंग करते चलना है दिमाग की, आप जो भी नोट्स देखो, कोई भी कंटेंट देखो, आपके दिमाग में एक ही चीज़ चलना चाहिए, क्या कि मुझे मतलब कितना लिखना है, बस मुझे इतना लिखना है, तो मेरे को इतना ही यहाँ से पॉइंट होना, बाकी मेरे को चीज़ों से कोई मतलब नहीं, और मेरे एग्ज़ाम में कैसा प्रश्न बन सकता है, बस इतना ही आप ध्यान रखोगे। अब आ जाओ यहाँ पे, अब देखो इसको थोड़ा इन्होंने बढ़ा दिया है, जैसे कि मान लो कि मध्य पाषाण काल में आप यहाँ से 1-2 पॉइंट आप यहाँ से निकाल सकते हो, बस आपको 7 नंबर के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे बनाना है कि हमारा एक पेज में कंटेंट आ जाए, उसमें भी आपको बहुत कम कम लिखना है चीज़ें। अब ये मध्य पाषाणकालीन उपकरण आ गए, मध्य पाषाणकालीन उपकरण आ गए, तो यहाँ से 1-2 उपकरण लिख लो, सब चीज़ें ये तो पढ़ने और समझने के लिए होती है। वैसे भी आपका जो प्रश्न पत्र है वो क्या है, सामान्य अध्ययन है, ना कि आपको किसी में पीएचडी करना है। और यहाँ पे ये स्थल हो गए, तो देखो ये आपकी फ्रेमिंग तो वैसे बन गई कि भाई मध्य पाषाण काल क्या है, मध्य पाषाण काल का जो कार्य या समय है वो कहाँ से कहाँ तक है, वहाँ कौन कौन से उपकरण मिले हैं, कौन कौन से वहाँ के स्थल हैं मध्य प्रदेश से संबंधित, क्योंकि हमें मध्य प्रदेश के संबंध में ही पढ़ना है ये चीज़ें। अब आ गए हम, हाँ, अब इसमें क्या है, मध्य पाषाण काल से संबंधित भी कुछ महत्वपूर्ण स्थल है, जैसे एक है आदमगढ़, वेरी वेरी मोस्ट, तो ये 7 नंबर में पूछा जा सकता है, तो इसको आप ऐसे तैयार करोगे। और भी स्थल है वो बताऊंगा, ये आदमगढ़ क्या है क्या नहीं है, तो फिर ये कहाँ स्थित है, क्या का अगर आंसर नहीं मिल रहा तो कहाँ स्थित है, तो स्थिति बता दो, खोजकर्ता बता दो, साक्ष्य बता दो, कुछ विशेष पॉइंट बता दो, खत्म। बाकी चीज़ें से हमें कोई मतलब नहीं। यहाँ से हाँ, अब आपको ये पूरा पढ़ के यहाँ से अपने अकॉर्डिंग आपको छांटना पड़ेगा। अब ये देखो, ये जो 14-15 पेज है, 14 या 15 पेज है, अब इसको आप सिनॉप्सिस जब बनाओगे, देखो पहली बार में सिनॉप्सिस नहीं बनाना है, मेरी जो प्रोसेस है वो यही है, 2 बार पहले पढ़ो, तीसरी बार में अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो, फ्रेम करो, जो करना है वो करो, चौथी बार में सिनॉप्सिस बनाओ जब, है ना, चौथी बार में जब आओ तब सिनॉप्सिस बनाओ, तो आपके जो कंटेंट है वो ऑटोमेटिक कम हो जाता है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें याद रहती हैं। तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको ये करना है, केवल ये जैसे 15 पेज है तो इसको केवल 2 पेज, कितने, 2 पेज में लेके आना है बस। ये जो आपका मध्य प्रदेश का जो ये प्रागैतिहासिक एवं आग के ऐतिहासिक जो मध्य प्रदेश है, इसको 2 पेज से ज़्यादा आपको बनाना ही नहीं है सिनॉप्सिस, है ना। और अगर आपको ज़्यादा चीज़ें इसमें से पता है, याद है, तो केवल 1 पेज में भी इसको बनाया जा सकता है। अब ये हम क्यों बना रहे हैं सिनॉप्सिस, ये हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जब हमारा लास्ट टाइम पे एग्ज़ाम रहता है, इतनी मोटी मोटी बुकें हम रिवाइज़ नहीं कर सकते, तो इसलिए उनको रिवाइज़ करना है। जब हमारे पास ज़्यादा समय रहता है तो आपने जहाँ बुक में हाईलाइट करा है चीज़ें वो उसको पढ़ो बढ़िया से। पर जब आपके सामने कम समय बचा है, जैसे एग्ज़ाम को 15-20 दिन बचे हैं, तो क्या करोगे, सिनॉप्सिस बार बार रिवाइज़ करो। तो इससे क्या रहती है, सारे डायमेंशन, सारी चीज़ें हमारी कवर हो जाती है, ठीक है। ज़्यादा कहीं शॉर्ट नोट्स के पीछे भागना ही नहीं है। क्यों नहीं भागना है, क्योंकि भैया जब आपको आता है निकालना पॉइंट, तो फिर क्यों वो शॉर्ट नोट्स के पीछे भागना है, जो टाइम पे जो बुक मिल गई वही सही है। अब जिसको नोट्स बनाना नहीं आता, जिसको आइडिया नहीं है, तो उनको फिर थोड़ा सी आवश्यकता पड़ती है। अब कुछ करंट के पॉइंट भी ऐड करने रहते हैं, तो वो भी आपको समय के साथ साथ बताया जाएगा। अब जैसे पचमढ़ी है, सेम वही, भाई कहाँ स्थित है, किसने खोज की है, क्या साक्ष्य यहाँ से मिले, सेम टू सेम गुप्तेश्वर में भी
ये भी वहीं कहाँ है ये स्थित, और उसके बाद में इसकी खोज किसने की, खोजकर्ता अगर नहीं मिलता तो छोड़ो, साक्ष्य पे आ जाओ। और एक विशेष वाला पॉइंट है तो आपको लेके ही चलना पड़ेगा। अब बाकी कहाँ है, ये भी आप इसी प्रकार से करोगे, मध्य पाषाणकालीन समाधान, ठीक है, ये तो रहने दो। उसके बाद में निवास की पद्धति कैसी थी और मध्य पाषाण काल के मृदभांड, है ना, तो ये सब उसी में आ जाएंगे, साक्ष्य में आ जाएंगे। साक्ष्य में आप ऐसे ऐसे जो डायमेंशन है वो ऐसे बना सकते हैं। अब नवपाषाण युग हमारा लास्ट वाला, इसमें भी सेम वही भाई, इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा है, क्या क्या यहाँ से साक्ष्य मिले हैं, वो कहाँ कहाँ से मिले हैं, है ना, स्थल मध्य प्रदेश में, ये हो गया। और उसके बाद में यहाँ पे एक ये कुछ भोजन से संबंधित कुछ चीज़ें हैं, तो वो आप देख सकते हो कि जब इसमें क्या है, इसमें मानो क्या है, शाकाहारी मांसाहारी हो गया था, तो ये विशेष पॉइंट में आ जाते हैं, है ना। तो आप यहाँ से केवल की पॉइंट में क्या निकालो, शाकाहारी और मांसाहारी, बस इससे तो आपको समझ में आ गया ना, तो ये हो गया आपका की पॉइंट। और उसके बाद में उपकरण क्या क्या मिले हैं, तो ये यहाँ पे देख लो आप कि जैसे क्या क्या उपकरण मिले हैं, सल्क मिले हैं, फलक, बेढनी, तो ऐसे 2-3 आप यहाँ से लिख सकते हो। ताम्रपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग सेम टू सेम वही चलना है। इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा है, समय कब से कब तक रहा है, इसकी खोजकर्ता कौन है, और ये मध्य प्रदेश में इसके जो स्थल है वो कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, बस यही सब चीज़ें आपसे वो जानना चाहता है एग्जाम में। अब इसके जो सबसे पहले स्थल हैं वो कौन कौन से कहाँ कहाँ से मिले, अब इसमें भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल में आप ये डाल सकते हो कि बेसनगर के अवशेष, काय था, आवरा, है ना, ऐसे। तो ये जो स्थल है ये भी 2-2 मार्कर के लिए आईएमपी हो जाते हैं, 2-2 मार्कर के लिए। तो देखिए यहाँ पे 2, क्योंकि आप भी जानते हो कि ये आवरा मंदसौर है, डांग वाला उज्जैन है, काय था उज्जैन है, ये आपसे 7 नंबर या जो 10 नंबर है उसमें नहीं पूछे जा सकते। ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। इनमें आपको क्या करना है, स्थिति लिखना, खोज लिखना, साक्ष्य लिखना, खत्म। आवरा में क्या लिखना है, आवरा स्थिति लिखना है कि भाई ये कहाँ स्थित है, ठीक है, तो ये मंदसौर में स्थित है। नदी भी आपको याद हो तो आप ऐसा कोष्टक में बंद करके नदी लिख दो, है ना, नदी लिख दो, कौन सी नदी के किनारे। उसके बाद में इसके खोजकर्ता कौन है, खोजकर्ता में आपको सन भी लिखना है, जैसे कि 1960 और 1961, और खोजकर्ता लिख दो HV त्रिवेदी, ऐसा, ठीक है। तो आपके क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट आ जाते हैं। साक्ष्य लिख दो यहाँ पे, क्या साक्ष्य मिले हैं भाई कि ताम्रपाषाण कालीन स्थल है, ऐसा तो आप इंट्रो डाल सकते हो इंट्रो में कि भैया आवरा जो है एक ताम्रपाषाण कालीन स्थल है, ये इंट्रो हो गया उसका, है ना। क्या का आंसर हो गया कि भाई ये क्या है, तो ये ताम्रपाषाण कालीन यहाँ पे स्थल प्राप्त हुआ है मध्य प्रदेश में। उसके बाद में डांग वाला में भी सेम यही चीज़ करना है, कायथा में भी सेम यही चीज़ करना है, नागदा उज्जैन में भी यही सेम चीज़ करना है। अब आ जाते हैं यहाँ पर नावदा टोली खरगोन, सेम यही चीज़ करना है, एरण सागर, ठीक है, यही करना है। और उसके बाद में बेसनगर विदिशा, बस इतने हो गए। ताम्र पाषाण पाषाण संस्कृति भाई क्या थे, या मतलब क्या क्या मिला यहाँ से, वही ताम्र पाषाण काल में जब मैंने आपको यहाँ बताया कि भाई ताम्र पाषाण काल, जब अब यहाँ ये युग लिखो ना तो यहीं लिख दो कि इसका कार्यकाल कब तक रहा है, मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ फैला है, खोजकर्ता लिखना है तो लिख दो, अगर इसमें हो तो, नहीं हो तो फिर वही मृदभाण, मृदभान भी यहीं लिखो, उधर उधर क्या लिखना, उसके बाद में क्या लिखो, मृदभान होगा, उसके बाद में उपकरण कौन कौन से मिले हैं, ठीक है, कुछ विशेष करके पॉइंट यहीं लिखो, इसी में लिखो। अब वो उधर आगे दे दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे ही लिखेंगे, यहीं लिखो उसको भी, ये कि इसकी संस्कृति क्या है, ये जैसे यहाँ पे ये मृदभान वहीं बनाओ इसको भी। फिर इसके जो स्थल है इनको 2 मार्कर के अकॉर्डिंग कर लो यहाँ पे। अब मर्द भांड का चित्रण कि भाई जो इसकी संस्कृति है ये वही हो गया। अब ये यहाँ पे कुछ संस्कृतियाँ हैं तो ये भी 3 मार्कर में पूछी जा सकती है। जैसे कायथा में भी कुछ कुछ संस्कृतियाँ हैं, मालवा संस्कृति है, कुछ आहार संस्कृति है, कुछ जोरवे संस्कृति है, और क्या है खुरदुरे लाल काले मर्दभांड संस्कृति है और धूसा संस्कृति। अब इनकी मैंने यहाँ पे फ्रेमिंग कर दी है, बस आप इस कंटेंट को पढ़ो तो आपके दिमाग में यही चलना चाहिए, स्थिति, खोज, साक्ष्य, विशेष। खोज नहीं हो तो डायरेक्ट साक्ष्य पे आ जाओ, विशेष पे आ जाओ। देखो यहाँ पे अब कायथा आप पढ़ोगे इतनी सारी चीज़ें तो आपके दिमाग में क्या आएगा, स्थिति कहाँ है भाई, कहाँ है ये, मध्य प्रदेश में। और उसके बाद में इसकी खोज अगर लिखा है इसमें अगर हो तो लिख दो, साक्ष्य क्या क्या मिले हैं। दूसरी चीज़ आप ये विशेष करके बता सकते हो कि भाई ये जो संस्कृति है ये किस लिए फेमस थी, हाँ ऐसा क्या हो गया था विशेष, वो चीज़ लिख दो, है ना। यहाँ पे देखो जैसे कि यहाँ इन पात्रों में यहाँ जो पात्र मिले हैं इसमें पांडुरंग के जो पात्र विशेष उल्लेखनीय है, तो ये विशेष पॉइंट में आ जाएंगे कि भाई ये जो पांडुरंग है ये आ गया। उसके बाद में मालवा संस्कृति, सेम ऐसे ही चलना है। अब मैं आपको सारी चीज़ नहीं बताऊंगा इतनी, अब आपको थोड़ा सा समझते हुए चलना है।
ये हो गया, ये हो गया, जोरवे संस्कृति हो गया, खुरदरे लाल काले मृदभान, ये सब आप सेम आपके दिमाग में वही चलना चाहिए फ्रेमिंग बस, कि मेरे एग्जाम में कैसा आएगा और मेरे को कितना यहाँ से लिखना है और मेरे को ज़्यादा ज़्यादा डायमेंशन देना है ताकि मैं एग्जामिनर को खुश कर दूँ। ठीक है, ये उपकरण मैंने भी आपको बताया था कि क्या क्या उपकरण प्राप्त हुए, यहाँ से 2-4 उपकरण यहाँ से लिख लो, यहाँ धातु उपकरण लिख लो कि यहाँ से देखो यहाँ पे थोड़े से तांबा और पत्थर इन दोनों के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं और धातु के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं, तांबा धातु के, ये हो गया। अब उसके बाद में यहाँ पे कुछ मृण मूर्तियाँ मिली है, सेम वही बनाओ ये भी सब चीज़ें। आवास कुछ पद्धतियाँ मिली है ना, आवास की कुछ पद्धतियाँ मिली है, तो 2 से 4 यहाँ से देख लो कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं बस। उसके बाद में कुछ खाद्य सामग्री मिली है, अब ये खाद्य सामग्री लिख दो, 1-2 पॉइंट है। अब आ जाओ यहाँ पे ताम्र पाषाणकालीन आभूषण और ताम्र पाषाणकालीन धार्मिक दशा, ताम्र पाषाणकालीन शवावशेष खता। अब देखो जो ये स्मरणीय तथ्य है इनका कैसे यूज़ करना है। स्मरणीय तथ्य को क्या करना है, आपने जैसे वो पूरा कंटेंट पढ़ लिया, उसके बाद में आप क्या करोगे, स्मरणीय तथ्य पढ़ोगे, तो यहाँ हमें और अच्छे अच्छे पॉइंट मिल जाते हैं। जैसे मैंने बोला था ना कि गुप्तेश्वर के बारे में आप क्या लिखोगे कि भाई इसकी स्थिति कहाँ कहाँ है, मतलब ये पहले बात तो ये पहले चीज़ ये है क्या, ठीक है। उसके बाद में इसकी जो स्थिति है वो कहाँ है और कुछ विशेष करके या कुछ साक्ष्य यहाँ से मिला हो। तो देखो अगर आपको वहाँ समझ में आता तो कुछ पॉइंट आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, बाकी लिखा उधर भी वहीं है, वहाँ पे भी यही सब चीज़ें हैं, पर इन्होंने यहाँ और शॉर्टेज चीज़ें कर दी, तो इनको भी कंबाइन करके वहाँ पे लेके जाना है। जब आप नोट्स बनाओ उधर से आप जब बनाओ तो एक बार स्मरणीय तथ्य भी देख लेना, क्या इस पॉइंट से संबंधित कुछ अच्छा पॉइंट इधर दिया है क्या, तो वो बना दो। तो स्मरणीय तथ्य और जो थ्योरी है दोनों को मिक्स करके बना लो आपका 2 पेज में। तो ये अब ये सब चीज़ें आपको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है कि प्रागैतिहासिक कालीन ये एक स्थल है, तो ये तो आप बता ही सकते हो ना कि ये प्रागैतिहासिक कालीन या ताम्र पाषाण कालीन स्थल है। ये ताम्र पाषाण कालीन नहीं है पर ये प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है। अब स्थिति बता दो, कुछ साक्ष्य बता दो। आपको ये अगर पॉइंट अच्छा नहीं लग रहा तो उसमें आपने वहाँ जो अच्छा पॉइंट पढ़ा वो लिख दो। उसके बाद में यहाँ पे बहुत सारे स्मरणीय तथ्य थे। अब देखो यहाँ पे अब आपसे जब आप ऐसा कर लोगे और फिर आपके जो सिनोप्सिस उसको रिवाइज कर लो, ये सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। अरुण सोनकिया कौन है, बी बिलाल क्या है, ये वाकणकर क्या है, और निसार अहमद क्या है, मोहम्मदपुरा क्या है, गुप्तेश्वर क्या है, महादेव पिपरिया क्या है, ओटा क्या है, ये सब लिख दोगे आप, है ना। इनके लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो भाई ये क्या है तो लिख दो भैया ताम्र पाषाणकालीन स्थल है। दूसरा स्थिति कहाँ है, कहाँ पर ये स्थित है, ये स्थल कहाँ पर है, ये हो गया। खोजकर्ता कौन है, साक्ष्य का क्या क्या प्राप्त हुए, खत्म। इस प्रकार से चीज़ें आपको करना है। तो यही सब 3 मार्कर वगैरह में ये बनते हैं। उसके बाद में आपके यहाँ पे देखो अब आपसे क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे, ये कि पूरा पाषाणकालीन, अब जैसे आप थोड़ा सा ऐसे ही तो फ्रेम करना है कि हमारे एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। एक बार देख लो क्वेश्चन, पूरा पाषाणकालीन उपकरणों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। अब क्या लिखोगे आप यहाँ पे, पूरा पाषाण काल, जो पूरा पाषाण काल है उसके आपको यहाँ पे उपकरण लिखना है। तो आपको 3 भागों में बांटा है ना, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। इस प्रकार से आप ऐसा यहाँ पे लिख दो पूरा पाषाण काल। देखो यहाँ पे मेरे को लिखना नहीं आ रहा है, पूरा पाषाण काल लिख दो। निम्न पाषाण काल में क्या क्या उपकरण मिले हैं, मध्य पूरा पाषाण काल में क्या क्या उपकरण मिले हैं और यहाँ पे क्या क्या उपकरण मिले हैं। इसमें आप अच्छा सजाने के लिए इनको ऐसे बॉक्स में बंद कर सकते हो और उसके बाद में यहाँ पे इनका कार्य वो समय लिख सकते हो। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन कि प्रमुख मध्य पाषाणकालीन स्थलों का वर्णन। वही मध्य पाषाण काल में कोई कौन कौन से स्थल है, अभी हमने पढ़ा चंबल घाटी वगैरह ये सब चीज़ें पढ़ी है ना, वो चीज़ें यहाँ पे लिख दो। अब यहाँ पे ये क्या है, प्रमुख ताम्र पाषाणकालीन स्थलों का वर्णन। वही हमने जो देखा था अभी, गुप्तेश्वर देखा है, उसके बाद में वो ये और क्या चीज़ें हमने यहाँ पे देखी थी, हाँ कायथा हो गया है हमारा और आवरा हो गया है, ये लिख दो। मध्य पाषाणकालीन उपकरणों का संक्षिप्त वर्णन, मध्य पाषाणकालीन उपकरणों का संक्षिप्त वर्णन। ये उपकरण आपको पता ही है, मैंने बताया कि उपकरण आप वहाँ से नोट कर लोगे। उसके बाद में अमृत भाट कौन कौन से मिले हैं, ये हो गया। और मालवा संस्कृति का लघु निबंध लिखिए। तो इस प्रकार से यहाँ से आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगर आपको इस टॉपिक में या यहाँ से अगर ये चीज़ें नहीं आ रही है तो आप है ना परीक्षा धाम की जो बुक है वहाँ से भी चीज़ों को देख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत अच्छा और सिस्टमेटिक चीज़ें दी है। तो थोड़ा सा वहाँ से मिक्स करके यहाँ से मिक्स करके अपना 2 पेज में बना लो। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होगी और मेरा ये था कि जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बता दूँ, नोट्स आपको ही बनाना है।